A very good morning to all my dear friends. I welcome all of you to this series, Financial News Analysis of 27th January 2022. मेरा नाम है प्रशांत मावानी. अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. हमारी चैनल क्यूरियसली एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. नाउ डियर फ्रेंड्स, ये है हमारे देश की एक आम सड़क. ऐसा कोई भी शहर, ऐसा कोई भी गांव हमारे देश में शायद नहीं है जहां पर स्ट्रे कैटल यानी कि जो आवारा घूमते हुए डॉग्स हैं, गाय हैं, बेल हैं, तो ये इश्यूज़ हर शहर में हैं और इनकी वजह से गंदगी भी होती है, इनकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे लोगों का मर्डर भी ये जो लड़ते झगड़ते बेल हैं वो भी कर देते हैं. हम कई बार ऐसे वीडियोस जो हैं वो इंस्टा और व्हाट्सएप पर देखते हैं, इज़न्ट इट? एंड आई एम श्योर आपने कई बार इसके बारे में सोचा भी होगा कि इसका क्या कोई सॉल्यूशन है. अगर है तो क्या है? क्योंकि एक तरफ रिलीजन है तो आप इनको ऐसे ही मार नहीं सकते और वो करना भी इसका कोई राइट सॉल्यूशन नहीं है. अब इतने सारे जानवर हमारी सड़कों पर हैं तो कौन इनको सपोर्ट करेगा? क्या हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके इनको कोई और जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं? क्या वो वायबल सॉल्यूशन है? क्या गवर्नमेंट या फिर आपकी जो लोकल बॉडी है वो कोई फ़ंड इसके लिए अलग से रख दे और फिर इनको किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दे, वहाँ पर ही इसको रखा जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा होगा तो फिर लोग जो हैं वो विरोध भी करेंगे कि लोगों के पास खाने पीने और रहने की जगह नहीं और आप ये जो पालतू, ये जो नॉट पालतू बट जो सड़कों पर घूमने वाले जो आवारा जानवर हैं उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रकार से गौशाला क्रिएट कर रहे हैं. तो ये भी विरोध हो सकता है. लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो एनिमल्स हैं ये अपने आप को, खुद को सपोर्ट करें, खुद इकोनॉमी का वो पार्ट बन जाए और उनका जो भी खर्च है वो खुद सपोर्ट करे? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सोच रहे होंगे कि आज हम पता नहीं किस विषय से आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं. ये फाइनेंशियल एनालिसिस है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रे कैटल्स. द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, दिस एनिमल्स कैन बिकम पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी और ऐसा ही प्लान जो है वो नीति आयोग बना रही है. हमारे देश में हकीकत यह है कि वैसे तो हमने इन कैटल्स को, खास करके लेट्स से गाय, तो गाय को हमने माता का दर्जा दिया है. लेकिन रियलिटी ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब गाय दूध देना बंद कर देती हैं तब वो लोग उनको निकाल देते हैं. फिर वो गाय जो हैं वो रास्तों पर भटकती रहती हैं और कूड़ा कचरा उसको खाना पड़ता है. तो ये सिचुएशन हो जाती है. अब अगर गाय खुद को सपोर्ट कर सके इकोनॉमिकली तो फिर उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होगी. इज़न्ट इट? थिंक अबाउट इट. तो नीति आयोग का जो प्लान है वो ऐसा है कि एक गौशाला इकोनॉमी का एक प्लान, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है. नीति आयोग के एक मेंबर हैं रमेश चंद, वो अलग अलग गौशालास को विजिट कर रहे हैं. वृंदावन में जो बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, राजस्थान में और हमारे देश के दूसरे पार्ट्स में जो गौशालाएं हैं वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ की कंडीशंस देख रहे हैं कि कैसे ये गौशालास जो हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग है, कैसे जो मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज हैं उनसे जो दूध पैदा होता है और फिर वो दूध जो है वो बेचा जाता है, उससे जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एक पार्ट जो है वो जो गाय दूध नहीं दे पा रही हैं उसको भी सपोर्ट करने में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है. तो क्या ऐसा हम हमारे शहरों में कर सकते हैं? द थिंग इज़ यस, वी कैन डू समथिंग लाइक दैट. क्योंकि एक गाय दूध दे रही है, नहीं दे रही है, राइट, लेकिन एक गाय जो है वो कावडंग और काव यूरिन हर रोज़ पैदा करती है. और कावडंग और काव यूरिन ऐसी चीज़ हैं जिसकी डिमांड भारत में और दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट्स से बनाई गए कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स की, या फिर एक प्रकार से इनको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है और इनसे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो इनकी डिमांड कई देशों में और हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा हैं. नाउ नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत ही हैशटैग वाला शब्द है, राइट, ट्रेंडिंग टॉपिक आप कह सकते हैं या फिर एवरग्रीन टॉपिक कह सकते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग, एज वी नो,
कि अब बहुत सारा केमिकल्स यूज़ कर करके हमने हमारी फूड चेन में भी ये सारे जहरीले पदार्थ जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो अब बहुत सारे देश, हमारे देश में तो बहुत सारे राज्य और बहुत सारे सिटीज़ में, और दुनिया के भी बहुत सारे देश जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अब भारत की इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि हमारा देश हमेशा से ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करता है। मीन्स हमें सिर्फ एक ही खेती बाड़ी पता थी, एंड दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम किसी भी प्रकार का केमिकल और ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते थे। तो इट्स इन आवर डीएनए। तो फिर से ऑर्गेनिक की तरफ आगे बढ़ना जो है वो मुझे लगता है हमारे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। हमें थोड़ी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेगी, कुछ नई चीज़ें, या फिर पुरानी चीज़ों को रीलर्न करना पड़ेगा। और नेचुरल फार्मिंग में नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर काव डंग और काव यूरिन का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप कुछ गाँवों में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रास्तों पर आपको बड़े बड़े मीन्स ट्रैक्टर्स जो हैं, ट्रैक्टर्स भरे हुए होते हैं, उनकी ट्रॉलीज भरी हुई होती हैं। उसमें आपको ये जो कहते हैं कि कावडंग में से बनाया गया जो फर्टिलाइज़र है वो देखने को मिलता है, और सबसे अच्छा इसको माना जाता है। और आज इसकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी एक्सपांड हो रही है, इसके साथ जुड़ा हुआ कॉमर्स जो है वो काफ़ी एक्सपांड हो रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूध देने वाली गाय ही प्रोडक्टिव हैं। जो गाय यूरिन और डंग प्रोड्यूस करती हैं, तो उन दोनों वेस्ट प्रोडक्ट में से भी हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसी गौशालाएं अगर बनाई जाए, अगर ऐसे जो एनिमल्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स, उनको कलेक्ट करके एक बड़े से एरिया में रखा जाए, और वहाँ पर जो भी कावडंग और यूरिन पैदा होता है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, तो इनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल जो है वो इनके खर्च और उस पर्टिकुलर एरिया को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा कैटल्स हैं। एज यू कैन सी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का आंकड़ा यह कहता है कि इंडिया हैड 192.5 मिलियन कैटल इन 2019, 109.9 मिलियन बफेलोज, टेकिंग द टोटल बोवाइन पॉपुलेशन टू 302.3 मिलियन। अब यह आंकड़ा इंक्रीज हुआ है। स्टेटिस्टा का कहना यह है कि हमारे देश में आज 305 मिलियन बोवाइन एनिमल्स हैं, और ये दुनिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारे देश में है। ग्लोबल कैटल पॉपुलेशन जो है वो 996 मिलियन है, और हमारे देश में ही सिर्फ 305 है। तो यू कैन इमेजिन कि कितने बड़े अमाउंट में वी कैन प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इसी के साथ साथ जो कावडंग है उसमें से लॉग्स बनाए जाते हैं, राइट, एक प्रकार की ब्रिक्स बनाई जाती है, और इनका इस्तेमाल जो है वो श्मशान घाटों में भी किया जा सकता है। इसके अलावा कोई रिलीजियस सेरेमनीज हैं, कहीं पर हवन हो रहा है, तो वहाँ पर भी फ्यूल के तौर पर इनका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो ये रूरल इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल है। तो लेट्स होप कि ये जो गौशाला इकोनॉमी वाला प्लान है नीति आयोग का, उसका एक प्रॉपर रोड मैप जल्द से जल्द तैयार हो, और इसका अच्छा अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हर एक के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और ख़ास करके स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो हमारे शहरों से हमेशा के लिए चले जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल पॉडकास्ट के लिए चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर। इट इज़ अवेलेबल ऑन ऑल मेजर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स। सेकेंड टॉपिक है IMF ऑन इंडियन इकोनॉमी। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक रिपोर्ट रिलीज करता है, इसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें है ना किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये इमेज जो है उसमें आप देख सकते हैं, दिस इज़ IMF का लोगो है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये है IMF का लोगो, और ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का एक प्रकार का कवर पेज। तो फाइनेंशियल ईयर 23 का भारत को लेकर जो IMF का फोरकास्ट है ये काफ़ी पॉजिटिव है। पहले ये माना जाता था, या फिर IMF ने ये कहा था कि भारत का जो ग्रोथ है वो 8.5% होगा, लेकिन अब IMF का कहना यह है कि भारत का ग्रोथ जो है वो 9% होगा। और इसके पीछे रीज़न है इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं कैपेक्स भी कह सकते हैं। कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार जब रोड बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है,
तो इससे जॉब्स जनरेट होती हैं, तो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उसको भी बूस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसका एक एग्जांपल है जैसे कि टाटा ने नए शोरूम्स खुले अलग अलग शहरों में, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इसी के साथ जो कंजम्पशन रिकवरी है, मैं आप हम सब जो इकोनॉमी के पार्ट हैं, हम जो सामान खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो इसकी वजह से सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकते हैं और फिर वो उन कंपनीज को फ़ायदा होता है, फिर वो टैक्स पे करते हैं, तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन रिकवरी, ये दो चीज़ों की वजह से, और ख़ास करके क्रेडिट का फ्लो अच्छा हुआ है, इसकी वजह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट सही दिशा में जाएगा, तो इसकी वजह से रिकवरी जो है वो अच्छी नज़र आएगी, ऐसा आईएमएफ का कहना है भारत की इकोनॉमी के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एस्टिमेट किया था कि 8.7% ग्रोथ होगा, वर्ल्ड बैंक ने 7.8 कहा था, लेकिन इन दोनों से अच्छा फिगर दिया है आईएमएफ ने। ये एक फोरकास्ट है, अभी ये रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे फोरकास्ट से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो क्रिएट होता है। इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ इज ऑल्सो सीन 50 बेसिस पॉइंट्स हायर एट 7.1, जो पहले कहा गया था उससे 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि 7.6 पॉइंट, आप समझ लीजिए 6.6 कहा होगा, लेकिन अब 7.1 बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट ईयर भी चीज़ें जो है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी चीज़ें जो हैं वो सही दिशा में रहेगी। ग्लोबल ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये थोड़ा कम रहा है, जो एस्टिमेट था 4.9% का, उससे कम होकर 4.4, एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ बिकॉज पेंडेमिक बहुत सारी जगहों पर ओमिक्रॉन स्प्रेड हो रहा है, फिर इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई में डिस्ट्रप्शन है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर नए मेजर्स, नए लॉकडाउन्स लगाए गए हैं बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन, और चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो भी ड्रॉप हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी। गीता गोपीनाथ जो है उनका कहना यह है, द कंटिन्यूइंग ग्लोबल रिकवरी फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस एज द पेंडेमिक एंटर्स इट्स थर्ड ईयर। ये तीसरा साल है जो पेंडेमिक के साथ हम लड़ेंगे, तो अनसर्टेनिटी काफ़ी है, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ग्रोथ के ऊपर एक प्रकार की रुकावट तो राइट वर्ड नहीं होगा, आई वुड से कि स्पीड ब्रेकर्स जो हैं वो डेफिनेटली रास्तों पर हमें देखने को मिलेंगे। यूएसए की इकोनॉमी की बात करें तो रिकवरी जो है ये ग्रोथ जो है ये 4% होगा कंपेयर टू 5.2%, एंड चाइना की जीडीपी जो है ये 4.8% से ग्रो होगी, जो पहले बताया जाता था 5.6, तो उससे थोड़ा कम होगा 4.8, लगभग 1% जितना कम। ग्लोबल इकोनॉमी एंटर्स 2022 इन अ वीक पोजीशन, जो स्टार्टिंग है 2022 का वो थोड़ा वीक रहा बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन, और बहुत सारे देशों में मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसकी वजह से भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड हुई है। दूसरी तरफ एनर्जी की प्राइस यानी कि फ्यूल की प्राइस जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तब प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, और बहुत सारे ऐसे देश हैं, डेवलपिंग देश हैं, गरीब देश हैं, जहाँ पर आज भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। बिजनेसेस टू बाउंस बैक, ये भारत की इकोनॉमी और भारत की कंपनीज के बारे में बताया गया है कि थर्ड वेव जो हैं वो तो स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडिया इंक, उन्होंने काफ़ी अच्छा रेजिलियंस डेमोन्स्ट्रेट किया है। थर्ड वेव तो चल रही है, लेकिन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर इसने क्रिएट नहीं किया है, जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है, और वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ा है, और लोगों के अंदर अब भय और स्ट्रेस जो हैं वो कम है। तो इसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर इतनी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगी। इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति साहब ने यह कहा कि इंडियन इंडस्ट्री हैज़ डन ए प्रेटी गुड जॉब एट ड्राइविंग ग्रोथ डिस्पाइट कोविड-19। उन्होंने सरकार की भी तारीफ़ की कि सरकार ने वैक्सीनेशन फ्रंट में काफ़ी अच्छा काम किया है, और लॉकडाउन न लगाने की वजह से अब ये थर्ड वेव के टाइम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया है, तो इसकी वजह से डिस्ट्रप्शंस और पैनिक जो है वो क्रिएट नहीं हुए हैं, और अब कंपनीज जो हैं वो अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रही हैं, अपनी सप्लाई चेन जो है उसको क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं,
वर्कर की जो सेफ्टी है उसके बारे में अब हमें ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें अब डिजिटाइज भी हो रही हैं, तो उससे भी कस्टमर्स को भी फ़ायदा हो रहा है और कंपनीज को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस जो हैं वो वापस बाउंस बैक करेंगे, ऐसा बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, इंडिया इंक के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो बता रहे हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।